ये कहानी है कानपुर की श्यामलाल और उनके परिवार की, जिनके परिवार में उनकी बड़ी बहू संतोषी और पत्नी लीला का राजकाज चलता था। अरे भाई चले भी क्यों ना, जब से उनकी बड़ी बहू ब्याह कर आई है उसने पूरे घर की रसोई अकेले संभाल रखी है। पर वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज संतोषी की नई नवेली देवरानी चमेली की पहली रसोई थी। क्या देवरानी जी, मेरी इतनी बड़ी रसोई है कि इसमें 20 लोग का खाना बन जाए, और तुमने 4 जनों के खाने में ही किचन में इतना फैलाव कर दिया जैसे सब्जी मंडी हो। अरे बहू कैसे बात करिए, छुटकी बहुरिया को आए अभी 1 दिन हुआ है, सीख जाएगी सब। क्या माँ जी, पूत के पांव तो पालने से ही दिख जाते हैं। आज पहले दिन से ही दिख गया कि ये रसोई में क्या गुण खिलाएगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं कल से सब अच्छे से करूंगी। वही तो, वो कल कभी आता है क्या भला। चलो मैं भी देखती हूँ तुम्हारा कल कब आएगा। अगले दिन देवरानी बहुत ही संभाल संभाल के काम कर रही थी ताकि उससे कोई गलती ना हो, पर ये देखकर जेठानी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाती है। ये तो बड़ी चालाक निकली, बड़ा संभल संभल के काम कर रही है। ऐसे ही लगी रही तो इसे मैं मेरी रसोई से बाहर कैसे निकालूंगी, कुछ तो करना होगा। वैसे भी जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सोचकर चालाक संतोषी रसोई में घुसी और आटा और कुछ मसाले रसोई में बिखेर दिए, और वहीं दूर छुपकर देवरानी चमेली का रसोई में जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही देवरानी चमेली खाना बनाने के लिए रसोई में गई, संतोषी मौके पर चौका मारते हुए पीछे से पहुंच गई। हे राम, इतनी गंदगी रसोई में, ऐसे भी कोई रसोई करता है क्या भला? ये सब तूने आटा मसाले क्यों बिखेर रखा है? नहीं भाभी, मैं तो अभी आई हूँ, मैंने ये सब फैलाव नहीं किया है। अच्छा, कहना क्या चाहती हो, ये सब मैंने किया है? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी शायद कोई बिल्ली घुस आई हो। चोरी ऊपर से सीना चोरी, सब समझती हूँ मैं देवरानी जी, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हम एक रस्ते में काम नहीं कर पाएंगे। भाई शातिर संतोषी ने 4 बातें देवरानी को सुनाई और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। आज सुनते हो, खर्राटे मार के सुन रहे हो। रानू की बीवी को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और मेरी मंदिर से रसोई को कबाड़ खाना बना दिया। कान खोलकर सुन लो जी, मुझे मेरी ये रसोई बहुत प्यारी है, मैं इसमें चमेली की मनमानी नहीं चलने दूंगी। क्या है भाई, सोने के टाइम भी बड़बड़ाया करती हूँ भाग्यवान, अपनी जुबान को थोड़ा तो आराम दे दिया करो कभी कभी। आपको ताने मारने के सिवा भला और कुछ आता है क्या? मैं कह देती हूँ जी, मैं चमेली के साथ अपनी रसोई नहीं बांटूंगी। तो इसमें बांटना क्या है, दोनों बहन की तरह मिल बांट कर रसोई में काम कर लिया करो, तुम दोनों की ही रसोई है। जितना ज्ञान मुझे दे रहे हो ना, उतना अपनी माँ को भी दे दो और बंटवारा कर दो हमारा। अरे भाई, अभी देवरानी को आए 4 दिन हुए हैं, ऐसे बंटवारा करना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता जो चमेली रसोई में कर रही है। संतोषी ने देवरानी के आते ही घर में इतना कलेश कर दिया कि आखिरकार थक हार कर सास लीला को दोनों बहुओं में रसोई का बंटवारा करना ही पड़ा। माँ जी, ये मेरी बड़ी रसोई तो मैं ही लूंगी, सालों से पूरे परिवार का खाना मैं इसमें बनाती आ रही हूँ। पर बहू, ये तो कोई बात ना हुई, घर में हर चीज पर तुम दोनों बहुओं का बराबर ही अधिकार है, इसलिए रसोई भी तुम दोनों की आधी आधी हुई। बराबर कैसे नहीं माँ जी? पिछले 5 साल से पूरे परिवार को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिला रही हूँ ना मैं, सबकी कितनी सेवा की है मैंने। ये तो अभी आई है और आकर भी क्या किया, 4 दिन भी रसोई में ढंग से काम न कर पाई। मैं नहीं किया, पहले भी आज भी, तो फिर अधिकार तो मेरा ही ज्यादा हुआ ना। अरे पर ये तो छुटके बहुरिया संग अन्याय हुआ ना बड़की बहू, रसोई आधी तुम्हारी आधी चमेली बहू की हुई। नहीं माँ जी, ये रसोई तो मैं ही लूंगी, भले ही घर के किसी और हिस्से में चमेली को जगह दे दो, वो अपनी रसोई उसमें बना लेगी। अरे बहू, कहाँ से दे दूं, 4 कमरे हैं, 2 तुम्हारे 2 उसके, हॉल 1 तुम्हारा 1 उसका। अब बस ये छोटा सा कबाड़ रखने वाला कमरा है जिसमें भी पूरे घर का कबाड़ भरा पड़ा है। अब बताओ क्या दूं चमेली बहू को, वो अपनी रसोई कहाँ बनाएगी? कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे वो कबाड़ रखने वाला छोटा सा कमरा ही दे दीजिए, मैं उसी में अपनी रसोई बना लूंगी। चमेली की इस बात से तो घर का पूरा झगड़ा ही सिमट गया। अभी जेठानी संतोषी ने जिद और अकड़ से बड़ी रसोई ले ली। अच्छा हुआ, सही समय पर मैंने अपना शातिर दिमाग चलाकर ये बड़ी रसोई पाली। आहा, क्या रसोई है, कैसा बड़ा दरवाजा, कितना सारा राशन आ जाएगा इसमें, और ये रोशनदान, खिड़कियां, बाहर से कितनी ताजी हवा आएगी।
वाह वाह, क्या दिमाग लगाया संतोषी तूने। अब वो चिकनी चमेली उस गंदे छोटे से कमरे में अपना खाना बनाएगी जहां से धुआं भी बाहर नहीं जाएगा। माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं इस कमरे से सारा कबाड़ निकालकर इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। फिर माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर हम अपना चूल्हा रख लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं है बहुरिया। तो एक तरफ तो हमारी चमेली अपनी छोटी सी रसोई को बनाने में लग गई, उससे सफाई कर लिपाई पुताई करी, फिर पूजा कर चूल्हा रख दिया। माँ जी, आज हमने चूल्हा रखा है अपनी रसोई में, आप कहे तो खाने में कुछ मीठा बना लो। मैं की वो भी पूछ पूछ। एक काम कर, तू आटे का हलवा बना ले, रानू को भी बहुत पसंद है, गर्मा गर्म हलवा खाकर खुश हो जाएगा। जी माँ जी। एक तरफ देवरानी अपनी छोटी सी रसोई को तैयार करने में लगी हुई थी, दूसरी ओर जेठानी संतोषी बड़ी रसोई पाकर घमंड से फूले नहीं समा रही थी कि तभी उसकी सहेली विभा का फोन आया। कैसी है विभा, एक काम कर, तू और ग्रुप की सारी सहेलियां मेरे घर आ जाओ, मेरी बड़ी सी रसोई देखकर तुम सबकी सब भौचक्की की भौचक्की रह जाओगी। अरे भाई, ऐसा क्या है तेरी रसोई में, जरा हम भी तो जाने। अरे मेरी रसोई इतनी बड़ी है कि तुम सब में से किसी की नहीं होगी, और तो और मैंने अपने रसोई के लिए कई सारी मशीन भी मंगवाई है। फिर तो लग रहा है तेरी रसोई देखने आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, आ जाना, इसीलिए तो बुला रही हूँ सबको। ठीक है, हम कल ही आते हैं। अगर ये कल आएगी तो मुझे इसके लिए चाय नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, और तो और ये मेरी रसोई को देखने की भी जिद करेगी। सुना है नजर पत्थर तक तोड़ सकती है, कहीं मेरी रसोई को नजर लगी तो ना पापा। अरे हाँ, कल तो आने का कह रही है ना, लेकिन कल तो मुझे मेरी सास को डॉक्टर के पास ले जाना है। एक काम करना, तू परसों आ जा। ठीक है, फिर तो इंतजार कर, पूरे परिवार के साथ आऊंगी तेरी बड़ी रसोई देखने। भाभी, मैं आपके लिए हलवा लाई थी, वो क्या है ना, आज मैंने मेरी रसोई की शुरुआत की है। उस कबाड़ खाने को तुम रसोई कहती हो? उसमें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। और एक ये देखो, मेरी रसोई कितनी बड़ी और शानदार है। हाँ भाभी, आपकी रसोई वाकई बहुत बड़ी और शानदार है। ये मैं हलवा आपकी रसोई में रख कर जाऊं? रसोई में आज ही नई नई मशीनें आई हैं और नया पेंट भी कराया है। क्या ही लग रही है मेरी रसोई, ये अंदर गई तो नजर ही लगा देगी मेरी बड़ी सी रसोई को। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात और, तुम्हें बुरी लगे या भली, लेकिन ये हलवा तुम ही लेकर जाओ। कबाड़ खाने का बना हलवा हम तो नहीं खाएंगे भाई, हम तो सिर्फ हमारी बड़ी रसोई का बना ही खाना खाते हैं। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। क्या हुआ बहू, तुम हलवा वापस ले आए? वो माँ जी, भाभी ने कहा कि वो हमारे कबाड़ खाने की रसोई का बना खाना नहीं खाएंगी। बड़ी बहू ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा ना था। ओ चमेली की बच्ची, मेरी सजी सवरी बड़ी सी रसोई को नजर ना लगा दे। एक काम करती हूँ, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रखती हूँ। ये सोचकर जेठानी अपनी रसोई के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि उसकी रसोई को कोई देख ना सके। धीरे धीरे जेठानी की बड़ी रसोई की चर्चा पूरे मोहल्ले में हो जाती है कि संतोषी की रसोई कितनी आधुनिक और बड़ी है। जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, वैसे ही संतोषी अपनी बड़ी सी रसोई को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि कैसे होशियारी से उसने बड़ी रसोई पाली। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा होशियार कौवा ही अपनी परछाई पर चोंच मारता है। अरे कहाँ मर गए सब, कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे बड़े जीजी जीजाजी, आप लोग ऐसे अचानक? पाए लागू, खुश रहे खुश रहे। और ये क्या कह रही है अचानक? अब क्या अपने ही घर में तुझसे पूछ के आऊंगी? बहुत दिन हो गए थे, अब तुम लोग तो कभी आते नहीं, इसलिए तुम्हारी ननद रानी ने जिद कर दी तुम सबसे मिलने आने की, तो मैं ले आया। अरे जीजी, मेरा वो मतलब बिल्कुल ना था। क्या आप चाय नाश्ता लेकर आ, बस मतलब की बातें बताती रहेगी। बाय लागू बुआ जी, मैं अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। पाए लागू बुआ जी, खुश रहे खुश रहे। बुआ जी नाश्ता। ये क्या, रसोई तो वो सामने है, तुम ये कहाँ कबाड़ खाने से चाय नाश्ता बनाकर ला रही हो? वो जीजी, दरअसल बहुओं में ना रसोई का बंटवारा हो गया है, तो अब वो बड़ी रसोई बड़ी बहू की और ये छोटी बहू की। क्या, कबाड़ खाने को रसोई घर बना दिया? कितनी गंदगी कचरा रखा था, उसमें वो गोबर के उपले भी रखे थे। छी 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 छी, मैं वहां का नाश्ता बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। बड़ी बहू, मेरे लिए नाश्ता तुम अपनी रसोई से बना कर लाओ। जी बुआ जी। फिर क्या भैया, बुआ जी का आदेश टालने की हिम्मत किस पे थी। संतोषी नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। ओफो, बुआ जी भी ना, ये नहीं कि रसोई से मतलब रखे। अभी उन्हें क्या मतलब,
कि कबाड़ रखने के कमरे को रसोई क्यों बनाया गया। पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। बुआ जी नाश्ता खाकर तो चली जाएंगी। बुआ जी, फूफा जी, ये रहा आपका नाश्ता। क्या नाश्ता था वो? दोपहर में खाने के लिए राजमा, कढ़ी चावल, आलू मटर, दाल मखनी, रोटी चावल और मीठे में ठंडी रसमलाई बना लेना बस। क्या बुआ जी अब दोपहर का खाना खाकर जाने वाली है? क्यों दोपहर का खाना खाने के बाद जाऊंगी भाई? ये इतना बड़ा झोला क्यों लाई हूँ? तुम सबको दिखाने तो लाई नहीं, कुछ दिन रहने आई हूँ मैं। बुआ जी दोपहर का आपका ये सारा खाना मैं बना देती हूँ। छी बकवास बंद कर, मेरे लिए वहां से पानी भी मत लाना। ये सब संतोषी अपनी बड़ी रसोई में बना देगी, है ना संतोषी? हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। अब तो वे जेठानी संतोषी बुरी तरह फंस गई थी। पूरा दिन अकेले अपनी बड़ी सी रसोई में दौड़ दौड़ कर सब व्यंजन बनाए, फिर बुआ जी फूफा जी को खिलाकर उसे राहत की सांस ली। पर उसे कहाँ पता था कि घर में एक अब नया कलेश शुरू होने वाला है। ये लो भाई, घर में सोने की जगह ही कम पड़ गई। बुआ जी आप मेरे कमरे में सो जाइए, वैसे भी बड़ा बेड है, आपको और फूफा जी को अच्छी नींद आएगी। अरे भाई ना जी ना, बहू बेटे के कमरे में हम ना सो रहे, इतना भी अभी सठियाई नहीं हूँ मैं। संतोषी एक काम कर, मेरा एक गद्दा तेरी रसोई में ही डाल ले, वहीं सो जाऊंगी। वैसे भी कितनी बड़ी और साफ सुथरी है, इसमें तो 4 दिन सो ले, खिड़कियों से मस्त ठंडी ठंडी हवा लगेगी, सुकून से सोऊंगी। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये बुआ जी तो सच में सठिया गई हैं। मेरी रसोई में मैं किसी को घुसने नहीं देती, ये अब इसमें सोएंगी भी। सोने को तो आप सो जाती बुआ जी, पर नीचे फर्श पर ना आपकी कमर दुख जाएगी। अरे बहू कितना सोचती है मेरे बारे में। एक काम कर, वो तेरे मोटे वाले गद्दे है ना, वो बिछा दे, फिर आराम से सो जाऊंगी मैं। अब तो संतोषी की यह हालत थी कि आसमान से गिरे सीधा खजूर में अटके। अब रसोई के साथ अपने गद्दे भी बुआ जी को देने पड़ गए। अगले दिन शाम को, बहू आ बहू। जी बुआ जी। वो मैं सोच रही हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। यहाँ शिव मंदिर में बहुत पहले की मन्नत मानी पड़ी है कि सत्संग कराऊंगी, तो सोच रही हूँ आज करा दूं। तो एक काम कर, जरा भोग में ना हलवा और सबको प्रसाद देने के लिए भंडारे की पूरी सब्जी और खीर बना ले। क्या बुआ जी, ये सब मैं बनाऊं? हाँ तू नहीं तो क्या मैं बनाऊंगी? भला ये भी कहीं होता है क्या बहू बैठे बैठे मोबाइल पर बातें करे और सास रसोई में घुसी रहे? वैसे भी तेरी बड़ी रसोई है, तो जा और 30-40 लोगों का भंडारे का प्रसाद बनाना है, और क्या। अरे बुआ जी, इतने लोगों का भंडारा बनाना है तो हम हलवाई बुला लेते हैं। क्या हलवाई? तुम होश में तो हो? अब नौकरों के हाथ का बना खाना भोग चढ़ेगा? ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता भाभी। अरे नहीं नहीं जीजी, वो बहू के कहने का मतलब था कि भंडारे के प्रसाद में गड़बड़ ना हो, कोई कमी ना रहे, इसलिए उसे लगता है कि हलवाई लगवा देना चाहिए। तुम सास बहू एक ही थाली की चट्टी बट्टी हो रही हो बिल्कुल। कान खोल कर सुन लो, भोग का प्रसाद घर की बहुएं ही बनाएंगी। हे भगवान, इतना काम करने से अच्छा है कि मुझे एक दिन के लिए अपने पास ही बुला ले। पर बुआ जी वो पर क्या, अब जल्दी जाओ किचन में और भंडारे की तैयारी करो। समय तितली की तरह उड़ रहा है, जा जल्दी। गई भैंस पानी में। ये बुआ जी ने अच्छा फंसा दिया। क्या हुआ, कहाँ फंसा दिया? तुम्हारी प्यारी बुआ जी ने आदेश दिया है 40 जनों का भोग का प्रसाद बनाने का। तो अच्छा है ना, तुम बहुत पाप कर चुकी हो, इसी बहाने कुछ पुण्य कमा लोगी। आप भी ना, ताने देने के अलावा और कुछ आता है क्या आपको? इतना सारा काम बढ़ गया, इसके लिए तो लोग भी कम पड़ रहे हैं। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? मैं फिर से सच कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। हाँ, फिर भी आप कहेंगे तो जरूर, अभी नहीं तो पीठ पीछे। इससे अच्छे कि अभी कह दीजिए। अरे भाई, जब तुमने रसोई 2 लोगों की ले ली है तो काम भी 2 लोगों का तुम्हें मिल गया है। जिसकी आधी रसोई है उसे वापस दे दो, देखना तुम्हारा काम ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। पर खैर, तुम्हारी मोटी बुद्धि को ये बात कहाँ समझ में आएगी। संतोषी अपने पति का ताना बहुत अच्छे से समझ गई थी। एक बार तो इतना सारा काम देकर उसका मन किया कि वो अपनी देवरानी को वापस अपनी रसोई में बुला ले, पर देवरानी को बुलाने की उसकी हिम्मत ना हुई। सुबह से शाम तक संतोषी रसोई में लगी रही। चलो, बुआ जी का भंडारा तो निपट गया और वो गई। अब 2-4 दिन और रुक जाती तो मेरी 13वीं का ही भंडारा बनता।
संतोषी थक कर बदहवास भी हो गई थी। उसे याद ही ना रहा कि उसने खिड़की रोशनदान बंद नहीं किए। वो बिस्तर पर जाते ही बेहोश सी सो गई। पर रात के 3 बजे तक अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। हवाएं तेजी से चलने लगी। कुछ ही देर में आंधी, तूफान, ओले और बारिश आ गई। खिड़कियों से पानी संतोषी की रसोई में घुस गया, जिससे सारा सामान, राशन भीग गया। रसोई की हालत ऐसी हो गई कि वहां पैर रखने लायक कुछ न रहा। हे राम, माँ जी ये देखिए सब क्या हो गया। रसोई का सारा सामान भीग चुका है। राशन की थैलियां तो पानी में तैर रही है और ये गैस चूल्हा भी खराब हो गया। अरे ये सब तो 4 दिन में भी ना सूखेगा। तो हम खाना कैसे बनाएंगे? मेरे तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो भी बड़े वाले। थोड़ी देर और कुछ खाने को ना मिला ना तो कल सुबह अखबार में मेरे भूख से मरने की खबर ही छप जाएगी। भाभी जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर अब 4 दिन तक भूखे भी तो नहीं रहा जा सकता। मेरी रसोई बेशक छोटी है, पर इसमें हमारे पूरे परिवार का खाना बन जाएगा। चलिए हम हमारी छोटी रसोई में खाना बना लेते हैं। मैंने इसके साथ इतना गलत किया, पर फिर भी ये मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी है। देवरानी चमेली का प्यार और अपनापन देखकर जेठानी संतोषी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि घर परिवार बड़े कमरों और रसोई से नहीं बल्कि अपनों के बीच प्यार समर्पण से बनता है। कुछ दिन बाद, चमेली, मैं सोच रही थी कि मेरी रसोई कुछ ज्यादा ही बड़ी है। आजकल तो छोटे और मॉडर्न रसोई का चलन है। एक काम करना, तू भी इसी में आ जा तो काम भी कम हो जाएगा और इसे मॉडर्न रसोई भी बना लेंगे। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, देर आई तो रास्ता आई। आइए आज आपको ले चलते हैं विमला के घर, जो भगवान के आगे माथा पटक पटक कर गुहार लगा रही थी। आज ये 7 बृहस्पतिवार का व्रत पूरा कर लिया मैंने प्रभु। अब तुझे मेरे बेटे को एक अच्छी सास देनी ही होगी। एक सास ही तो होती है जो लड़की के ससुराल को अच्छा या बुरा बनाती है। अपनी सास के कारण बहुत कष्ट भोग चुकी हूँ मैं। हे भगवान, मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ मेरी बेटी को भी भोगना पड़े। मेरी बेटी को सास रूपी दानव से बचाना भगवान। वहाँ सुबह के 11 बजे विमला भगवान के पास बैठे अपना मन हल्का कर रही थी, तो यहाँ खाने की टेबल पर बैठे सुरेश और श्वेता खाने का इंतजार कर रहे थे। ये तेरी माँ भगवान से क्या बातें करती रहती है। अरे हो गया विमला जी, अब भगवान को मूर्ति के बाहर निकाल कर मानेंगी क्या आप? उन्हें भी तो थोड़ा पर्सनल टाइम दे दीजिए। मम्मी नाश्ता, भूख लग रही है, कुछ टेस्टी देना। संडे को ही तो गर्मा गर्म खाना खा पाती हूँ मैं। अरे इतना क्यों शोर मचा रहे हो? तुम बाप बेटी तो कभी भी कुछ भी टेस्टी खा सकते हो, लेकिन ये पूजा तो रोज रोज नहीं हो सकती ना। विमला पूजा पूरी कर रसोई में जाती है और उपमा बनाकर अपनी बेटी और पति को सर्व करती है। सुरेश 2 निवाला खाता है कि विमला कहती है, उस रिश्ते का क्या हुआ जो आप बता रहे थे? वही मुझे लगा ही कि आज मुझे शांति से आप नाश्ता करने कैसे दे रही। खाने के वक्त ही आपको सारी बातें करनी होती है क्या विमला जी? शांति से खाने तो दीजिए। तो कौन सा खाने के बाद आप फुर्सत में मेरे साथ बैठ जाएंगे? कब करो बात? सुबह उठते ही 7 बजते बजते आप दुकान चले जाते हैं, फिर आते हैं इस वक्त पर। यह वक्त आपके नाश्ते करने का होता है। फिर आप दोपहर को आते हैं पर खाना खाकर सीधा सोने चले जाते हैं। फिर उठते ही चाय पीकर दुकान चले जाते हैं और फिर आते हैं रात को, जहाँ खाने के बाद आपको रात को फिर से दुकान का हिसाब लेकर बैठना होता है और फिर आने लगती है आपको नींद। अरे तो कब करूँ मैं बात? आपको शायद दिख नहीं रहा कि आपकी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, पर मुझे तो दिख रहा है, और मुझसे ज्यादा आपकी माँ को। माँ जी का गांव से फोन आया था मुझे, कितनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे। हाय राम, कि मैं अपनी बेटी के पैसे खाना चाहती हूँ, इसलिए उसकी शादी नहीं कर रही। अरे मम्मी, तुम दादी की बात पर ध्यान ही क्यों देती हो यार? देना पड़ता है बेटा, सास से घर की मालकिन होती है। एटलीस्ट जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक तो। तेरी दादी तो अब तक ही थी, तूने देखा ही है सब, कैसे उनसे पूछे बिना मैं अपनी माँ का खाना भी नहीं बना सकती थी। पतियों से तो हम कुंडली मिला लेते हैं, पर असल में कुंडली मिलनी चाहिए सास से। ननद जाकर अपने घर चली जाएगी, वहाँ से कितनी ही उंगली कर लेगी। असली उंगली तो साफ करती है 24 घंटे के साथ रहने वाली सासू माँ। और मेरी बेटी को ये सब ना झेलना पड़े, इसीलिए मैंने पूरे 7 बृहस्पतिवार व्रत करने की मन्नत मांगी थी भगवान से। तो अभी मुझे क्या करना है ये बताइए। लड़की के रिश्ते देखना शुरू कीजिए। बच्ची थोड़ी ना ही अब, पहले पढ़ाई करनी थी करवा दी, फिर नौकरी करने की जिद की इसने, मैंने वो भी करवा दी। अब ये शादी तो करेगी। तेरे मन में कोई है तो बता दे श्वेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगी तेरी शादी तेरे मन के लड़के से। अरे कहाँ मम्मी, ट्रायल तो लिए थे मैंने,
फिर पता चला कि लव मैरिज में कोई फायदा नहीं है। मैं तो अरेंज मैरिज ही करूंगी। तुम देख लो ना लड़का, बस शादी किस दिन फिक्स करनी है वो बता देना, मैं 7-8 दिन की छुट्टी ले लूंगी। सुरेश विमला के प्रेशर बढ़ाने के कारण अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देता है और ऐसे में उसे एक कस्टमर से राहुल के बारे में पता चलता है। बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा, इंजीनियरिंग की हुई है उसने। तो मैं कौन सा अनपढ़ गंवार हूं पापा? लड़की की माँ तो ठीक है ना जी? जितना मोहन भाई साहब ने बताया है उस हिसाब से मुझे घर तो ठीक ही लग रहा है। बाकी एक बार मिल लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस बात पर यह तय होता है कि अगले महीने के बृहस्पतिवार को राहुल अपने परिवार के साथ श्वेता के घर आएगा। श्वेता अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और फिर थर्सडे को 10 बजे राहुल, वृंदा, मुरारी और प्रिया श्वेता को देखने आते हैं। मुझे तो बहन जी मेरे बेटे के लिए एक जीवन साथी चाहिए, बहू की तलाश नहीं है मुझे, वरना क्या होता है सास बहू ही ढूंढती रह जाती है और वो लड़की कभी भी एक अच्छी बीवी नहीं बन पाती। मैंने देखे हैं सास के तांडव, मेरी भी तो सास थी। ये औरत तो ठीक लग रही है मुझे। और मैं शादी के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। अरे तो मैंने कब कहा बेटा कि जॉब छोड़ देना? अगर शादी के बाद राहुल जॉब कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? अब जब लड़की की माँ सामने से खुद ऐसी बातें कर रही हो तो कौन ही इस रिश्ते के लिए मना करता। श्वेता का रिश्ता राहुल के साथ पक्का हो जाता है और बहू बनकर श्वेता राहुल के घर आ जाती है। पहले 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं। ये रोज रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो बहू? अब तो कल से तुम्हारा ऑफिस भी शुरू हो जाएगा, तो बस उतना ही करो जितना तुम कर पाओ। थैंक यू मम्मी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सास भी कभी इतनी कोऑपरेटिव हो सकती है। 4 दिन की चांदनी का मजा ले लो भाभी। रात को सोते वक्त श्वेता इस बारे में अपनी माँ से फोन पर बात करती है। तुम्हारे व्रत का फल तो सच में भगवान ने दे दिया मुझे मम्मी। इतनी अच्छी सास मिली है, क्या बताऊं। कोई मतलब ही नहीं है मैं क्या बनाऊं क्या करूं, किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करती। और तेरी ननद बेटा? नहीं नहीं मम्मी, वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोलती, उल्टा मेरी मदद ही करना चाहती है। अभी तो बस हम 4 लोग हैं तो काम भी ना वैसे ज्यादा नहीं होता। पापा जी को तो शादी के पहले ही अपनी बहन के यहाँ निकलना पड़ गया था, अब तक तो वो लौटे ही नहीं है। अब शायद बुआ जी की तबीयत ठीक है तो कल सुबह तक पापा जी आ जाएंगे। सो अब तुम ना टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा है यहाँ। और फाइनली अपनी बेटी को खुश देखकर विमला टेंशन फ्री हो जाती है, पर असली टेंशन तो अब शुरू होने वाली थी। सवेरे सवेरे श्वेता किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे हॉल से अपने ससुर की आवाज सुनाई देती है। 4 दिन में शोभा के यहाँ क्या चला गया? बर्तनों का बंगर लगा दिया तुम समझे। हर खिड़की पर 2-2 ग्लास दिख रहे हैं। अरे कितनी बार बोला है इस ग्लास में पानी पियो, उसमें चाय पी लो, पर नहीं, यहाँ तो कप के सेट निकाले गए। अरे जी जरा धीरे बोलिए ना, बहू आ चुकी है अब घर में, ये सब सुनेगी तो क्या समझेगी। अरे वृंदा जी, तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि बहू को भी सीखना चाहिए। रसोई से सभी के लिए नाश्ता बनाकर श्वेता बाहर टेबल पर लगाती है। यह सब क्या है बहू? इतनी बड़ी बड़ी कटोरियां प्लेट में देने की क्या जरूरत थी? ऐसे तो बेकार में एक्स्ट्रा बर्तन हो जाएंगे, फिर काम वाली छोड़कर चली जाएगी और सारे बर्तन तुम पर आ जाएंगे। ये सब्जी प्लेट में ही दे दो और कटोरी पानी से धोकर रसोई में रख लो। पर ये तो तरी वाली सब्जी है ना पापा जी, तरी वाली सब्जी प्लेट में कैसे दे दूं? वही ना बहू, तरी वाली सब्जी बनाने की जरूरत क्या थी? इन्हीं झंझटों के कारण तो मैं तुम्हारी सास को हमेशा सूखी सब्जी बनाने को कहता हूँ। भाभी की असली सास तो अब आई है। पता नहीं अब क्या होगा। श्वेता नाश्ते का काम खत्म करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोपहर को रसोई में जाती है वृंदा और प्रिया और उनके पीछे पीछे मुरारी। ये 2 छुरियां क्यों हैं स्लैब पर और दोनों इस्तेमाल की हुई हैं? क्या पापा आप भी ना हद करते हैं? भाभी नहीं आई हैं, उन्हें जैसे समझ में आया कर दिया ना काम उन्होंने। और हम बर्तन ही नहीं करेंगे तो काम वाली आकर क्या धोएगी? हमारी किस्मत बिगाड़ लो, तुम अपनी तरह बहू को भी बिगाड़ लो। और जैसे ही वृंदा और प्रिया रसोई से दोपहर का खाना बनाकर बाहर आती हैं, मुरारी चुपके से जाकर चम्मच, चिमटा, छुरी छुपा देता है। रात को श्वेता ऑफिस से आती है और किचन में रात के खाने की तैयारी करने चली जाती है। अपनी आदत से मजबूर मुरारी अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में चला जाता है। ये बची हुई मेथी का क्या करोगी बहू? बची हुई कहाँ है पापा, ये तो खराब मेथी है। और इतनी मेथी ठीक तो है, इतनी तो लगेगी 5 लोगों में, और एक्स्ट्रा बन गई तो अच्छा है ना, खाना हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। बच गई तो नाश्ते में खाई जाएगी। बस अब कहना तो ना सही बात बहू, तू अपना काम कम करना चाह रही है, नाश्ते में रात की मेथी की सब्जी चला देगी। नहीं बेटा, हमारे घर में ये नहीं चलता।
आज का खाना आज ही खत्म हो जाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। तुम एक काम करो, इस एक्स्ट्रा मेथी के पराठे बना लो। मेथी की सब्जी के साथ मेथी के पराठे कौन खाएगा पापा जी? सब खाएंगे, तू बना ले। अब ससुर सर पर ही खड़ा हो जाए तो कोई करे तो क्या करे। श्वेता पराठे बनाने जाती है पर देखती है कि चिमटा ही नहीं है। पापा जी जरा मम्मी से पूछिए ना चिमटा कहाँ है, अब पराठे कैसे बनाऊं मैं? वहाँ कपड़ा तो रखा है बहू, कपड़े से ही पलट ले पराठे को। और हाँ, बड़ी बड़ी थाली देने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्लेट में दे देना पराठे। श्वेता खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। ये क्या भाभी, मेथी के पराठे के साथ मेथी की सब्जी? अपनी भाभी से क्या कह रही है तू? देखा नहीं था साथ में कौन गया था रसोई में? इतना सूखा खाकर राहुल को खांसी शुरू हो जाती है। लगता है खाना शर्क गया आपको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे रसोई में कहाँ जा रही हो बेटा? बेकार में एक गिलास धोने में हो जाएगा। ये अपने कमरे में जिस गिलास में पानी पी रहा था उसी गिलास में पानी भर कर लिया। ये तो हद हो गई, ऐसा कौन करता है? पापा जी का नेचर तो पक्की सास वाला है। आज था संडे और 6 दिनों के ऑफिस के बाद आज श्वेता फ्री थी। थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर ही ऑफिस निकल जाती हूँ। बेचारी ना मम्मी जी कुछ कहती है ना राहुल, आज तो संडे कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। और श्वेता आलू टमाटर की सब्जी, दम आलू, रायता, नान और फ्राइड राइस की तैयारी में लग जाती है। ये तो एक्स्ट्रा टमाटर कट गए, इसे फ्रिज में रख देती हूँ। श्वेता उस टमाटर को फ्रिज में रखने उठाती है कि मुरारी वहां आ जाता है। इस टमाटर को फ्रिज में रखने की क्या जरूरत है बहू? इसे सलाद की तरह टेबल पर लगा दे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा सब्जी मत काटा कर। और ये प्याज, ये भी तो बच जाएंगे। एक काम कर, टमाटर और प्याज को लगा देना टेबल पर। सलाद के लिए मैं अलग से सब्जियां काट रही हूँ ना पापा जी, आप टेंशन ना लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अलग से सलाद की तैयारी करने की। ये हो तो गया सलाद, इसी के ऊपर नींबू निचोड़ दे बस। अब श्वेता अपने ससुर जी से चिढ़ने लगी थी और ये चिढ़न उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। पहले खिली खिली रहने वाली श्वेता अब खींची खींची रहती थी। इसी तरह रात के डिनर के बाद श्वेता अपने कमरे में आती है और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राहुल उससे कहता है, पापा की हरकतों से परेशान हो ना तुम श्वेता? अरे उनका नेचर ही ऐसा है। 36 साल हो गए पापा मम्मी की शादी को, आज तक एक दिन ऐसा नहीं बीता जहां पापा ने मम्मी के काम में इंटरफियर ना किया हो। उन्हें शुरू से ही आदत है हर चीज़ पर नज़र रखने की, खास करके रसोई में। पर इससे खाना बनाने वाले का मन तो खराब हो जाता है ना राहुल। मुझे तो कसम से किचन में जाने का मन ही नहीं करता। और ये इरिटेशन मेरी ऑफिस में निकलती है। कल मेरे ऑफिस में मेरे बॉस से मेरा झगड़ा हो गया। पता नहीं मैं ये सब कितने दिन बर्दाश्त कर पाऊंगी। मतलब मैडम को ब्रेक चाहिए, तो कल ऑफिस से ऑफ ले लो, हम दोनों चलते हैं घूमने। पक्का ना? प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए फिर। श्वेता लीव एप्लीकेशन अपने बॉस को भेजती है, पर कल ऑफिस में हुई लड़ाई के कारण बॉस उसकी छुट्टी ग्रांट नहीं करता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऑफिस से आ जाओ, उसके बाद हम डिनर पर चलेंगे। अगली सुबह श्वेता बड़े अच्छे मूड में उठती है क्योंकि आज रात को वो अपने पति के साथ डिनर पर जाने वाली थी। श्वेता अपना टिफिन बना रही थी कि उसका ससुर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अगर कोई सब्जी ज्यादा बन जाए बहू तो दोपहर में यूज हो जाएगी, फेंक मत देना। घर से गाय के नाम की रोटी भी कहाँ निकालने देते हैं पापा जी आप, जो सब्जी निकल जाएगी। कुछ नहीं फेंक रही हूँ मैं, कुछ बचे तब तो फेंकूं। चावल के पानी तक से तो आप आटा सनवा लेते हो, बची हुई सब्जियों की सलाद बनवा देते हो, तो कहाँ वेस्ट हो रहा है कुछ भी। शाम को 5 बजे ही श्वेता ऑफिस से घर आ जाती है और रात में सभी के लिए डिनर बना देती है। और फिर आता है राहुल। दोनों तैयार होकर घर से निकल रहे थे कि मुरारी कहता है, तुम दोनों बाहर जा रहे थे तो पहले बोलना चाहिए था ना, दोपहर का खाना ही हम रात में खा लेते। घर में बेटा बहू रहेंगे ही नहीं तो हम लोग 3 कितना ही खा लेंगे, खाना तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा। ये तो पापा जी ने हद कर दी, अब इनको बिना ठीक किए मुझे चैन नहीं आएगा। यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना पापा जी, बिना देखे ही आप टेंशन में आ जाते हो। मैंने खुद की और राहुल की रोटियां बनाई नहीं है तो खाना एक्स्ट्रा बनाई नहीं है कि वेस्ट हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, तूने पराठे नहीं बनाए होंगे पर सब्जी तो ज़रूर एक्स्ट्रा बना दी होगी, क्योंकि तुझे हमेशा 5 लोगों के खाना बनाने की आदत है ना। बाहू, तुझे रेस्टोरेंट में जाने में देरी हो रही है ना, तू निकल, पापा जी को बोलने थे। और ये थी श्वेता के सहने की अंतिम सीमा। अब श्वेता ठान लेती है कि अपने ससुर को लाइन पर लाकर रहेगी और उसके लिए श्वेता कुछ ऐसा करने वाली थी जो किसी ने नहीं सोचा था। अगली सुबह नाश्ते के साथ ही प्रिया बची हुई सब्जी के साथ साथ सब्जी के छिलकों को भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो जाती है अपनी सास के पास। मम्मी जी, मैं तो ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, पर आप काम कीजिएगा, दोपहर में कुछ भी बचे ना तो उसे साइड में रख दीजिएगा।
हे भगवान, बहू कहीं तुझ पर भी तेरे ससुर की परछाई तो नहीं पड़ गई? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे मम्मी जी, आप बस मेरा कहा हुआ काम कर दीजिए। आज के बाद से पापा जी के ऊपर से ये उंगली करने की परछाई चली जाएगी। आप आलू के छिलके से लेकर हर बची हुई चीज साइड कर दीजिएगा, बाकी रात में आकर मैं देख लूंगी। रात का खाना श्वेता रसोई का दरवाजा अंदर से लगाकर बना रही थी। आपने ही दिया होगा बहू को ये आइडिया। बहू ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है, अब जो मन करेगा वो करेगी। बढ़िया है, लगाओ आग घर में। किसी ने कुछ नहीं कहा है श्वेता से पापा, वो तो आज कुछ स्पेशल बनाने वाली है इसलिए उसने दरवाजा बंद किया है। और फिर आती है श्वेता रसोई से बाहर, पर सबसे पहले खाना अपने ससुर जी को ही सर्व करती है। आज के मेन्यू में ऐसी कोई डिश नहीं है जो तारीफ के काबिल ना हो, खास करके ये रात का सलाद। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने बनाई है रोटी पापा जी। वो क्या है ना, दोपहर में दाल चावल बच गए थे तो आटे में दाल चावल डालकर ही मैंने आटा सान दिया और उस आटे की रोटी बना दी। सुबह के खीरे के छिलके, दोपहर के आलू के छिलके, फिर मटर के छिलके, इतने सारे छिलके जमा हो गए थे। मुझे लगा छिलकों को फेंकना सही नहीं होगा, इसलिए उन छिलकों की मैंने सब्जी बना दी और फिर बनाया मैंने ये सलाद। सुबह की गोभी की सब्जी भी खत्म हो गई थी, पर वहीं मेरी गलती से एक्स्ट्रा गोभी कट गई थी। फिर 2-4 उबले हुए आलू के टुकड़े थे, एक हरी मिर्च थी, 2 कटे हुए शिमला मिर्च के टुकड़े थे। इन सबको अच्छी तरह से जाकर मैंने बनाया ये सलाद। और इसे मैं प्लेट में लेकर नहीं आई हूँ पापा जी, ये तो पान का पत्ता है, ताकि बर्तन ज्यादा धोने के लिए ना हो। और ये कटोरी में पानी, और ये भरते जैसा क्या है? एक एक करके बताऊंगी ना, ये भी सलाद का ही पार्ट है। वो पापा जी क्या कहते हैं, अगर पतीले में चावल बनाओ तो चावल के उस गाढ़े पानी को फेंको मत। तो मैंने सोचा जब मैं चावल भिगोती हूँ तो चावल के उस पानी को भी क्यों फेंकूं, इसलिए मैंने उस पानी को भी बचा कर रख दिया। सलाद के साथ सूप की तरह पापा जी ये पानी पी लेंगे। और ये भरता है सुबह से बची हुई सब्जियों का। तो ये है रात का खाना और सलाद। मुरारी एक नजर खाने की ओर देखता है, दूसरी नजर अपनी बहू की ओर। बस बस बहू, मैं सब समझ गया। तो अब फिक्र मत कर, इस सलाद के बाद मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। ये तेरी रसोई है, तुझे जैसे चलाना है चला। ये रात का सलाद मुरारी का दिमाग कैसा ठीक करता है कि उस दिन के बाद से वो रसोई में जाना ही छोड़ देता है। माया और कार्तिक को कनाडा में शिफ्ट हुए 3 साल हो गए थे। कार्तिक के माता पिता विदेश नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ नहीं आए। लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चुकी थी और उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी था, इसलिए कार्तिक ने अपने माता पिता को यहीं कनाडा में लाने का फैसला किया, जिससे कि वो उनके साथ रह पाए। आर यू श्योर कि वो दोनों यहाँ रह पाएंगी? I mean, तुम जानते हो कि वो गांव में रहते हैं, उनका रहन सहन कितना अलग है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे कार्तिक। तो हम किस लिए हैं माया? मैं जानता हूँ कि उन्हें पहले पहले बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ। फिर भी सोच लो एक बार और कार्तिक। मैं यहाँ हूँ और वो इतनी दूर है मुझसे। अगर कभी उनकी तबीयत खराब हो गई या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो कैसे हम उन तक पहुँच पाएंगे? इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि वो दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। माया को अपने देहाती सास ससुर को कनाडा लाना सही नहीं लग रहा था, पर वो कार्तिक को मना भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिनों में उसके माता पिता वहाँ आ ही गए और कार्तिक और माया उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहे थे। चलो माया, माँ बाबूजी का प्लेन लैंड कर गया होगा, जल्दी चलो। हाँ हाँ बस आई। कार्तिक और माया कावेरी और रमन को एयरपोर्ट लेने जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहुत परेशान से लग रहे थे। अरे क्या हुआ बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, हमारा सामान कहीं खो गया। प्लेन से उतार दिया पर सामान नहीं दिया, कहीं चोरी तो नहीं हो गई? हे भगवान, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि सामान को लेने के लिए वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए वहाँ सबके बैग्स कैसे अंदर से। कोई बात नहीं माँ बाबूजी, आप पहली बार एयरपोर्ट आए ना, होता है सबके साथ ऐसा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चलिए मैं आपका सामान ले आता हूँ। हाँ बेटा, पर बहुत सारा सामान है, यहाँ पर कुली नहीं है क्या? उससे उठवा लेते थोड़ा सामान। खूली, और वो भी एयरपोर्ट पर। क्या अभी बाबूजी? अब यहाँ ना इस तरह की ट्रॉलीज होती है बाबूजी, मैं इसमें ले आता हूँ सामान। हाँ हाँ ले आ बेटा, ये ट्रॉली तो हाथ गाड़ी की तरह लग रही है ना जी।
अरे माँ जी, कहाँ ये ट्रॉली और कहाँ हाथ गाड़ी? आप तो अभी तक नहीं बदली, वैसी की वैसी हैं। माया हर बात में रमन और कावेरी का मजाक बनाती है, उन्हें ऐसा जताती कि वो गांव से आए हैं और देहाती हैं। ला बहू, मैं तेरी कुछ मदद कर देती हूँ। अरे आप क्या करेंगी मेरी मदद माँ जी? ये मॉड्यूलर किचन है, गांव का चूल्हा नहीं जहाँ आप खाना बनाती हैं। आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीनें हैं। ये चॉपर, ये मिक्सर, ये माइक्रोवेव, इसके तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे कभी। बात तो तेरी सही है बहू, पर एक बार तो मुझे सिखाएगी तो मैं कोशिश करूँगी ये सब चलाने की। नहीं नहीं नहीं, ये सब बहुत महंगे हैं। आपको कुछ आता जाता है नहीं, सब खराब कर दिया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम उन्हें सिखाओगी तो आएगा ना, पहले ही उन्हें डीमोटिवेट कर रही हो। अब आप मेरे साथ आइए माँ, मैं आपको ना बाद में सब कुछ सिखा दूंगा। पहले पहले माया को भी कुछ नहीं आता था, उसने भी सब कुछ यहाँ आकर ही सीखा है। माया हर बात में अपने सास ससुर को नीचा दिखाती, उन्हें यह एहसास कराती कि उन्हें कुछ भी नहीं आता और वो कभी विदेश में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। एक दिन बाबूजी घर में टीवी चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे चल नहीं रही थी। अरे ये टीवी कैसे चलाते हैं, और ये रिमोट भी बहुत अजीब है, क्या करूं? बहू से पूछता हूँ। अब माया बहू, ज़रा यहाँ आना तो। जी कहिए, क्या हुआ? ये टीवी नहीं चल रही, कैसे चलाते हैं इसे? इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, चल ही नहीं रही। आपसे चलेगी भी नहीं बाबूजी, ये स्मार्ट टीवी है, टच स्क्रीन रिमोट है इसका। आपको तो उस पुराने टीवी की आदत होगी ना। अभी भी खटारा टीवी चलती है कि गुजर गई? नहीं नहीं, वो टीवी तो अभी भी बहुत अच्छी चलती है बहू। अब रहने दे, मुझे नहीं देखनी टीवी। हाँ, वैसे भी आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा इस टीवी पे, रहने दीजिए। माया की बातों से कावेरी और रमन को दुख हो रहा था। अब उन्हें विदेश में मज़ा भी नहीं आ रहा था। उन्हें अपने गांव की याद आने लगी थी, क्योंकि यहाँ तो बस उन्हें ये जताया जा रहा था कि वो यहाँ के हैं नहीं और उन्हें कुछ आता नहीं। और तो और उन्हें माया जो खाना बना रही थी वो खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। माया, तुमने फिर से पिज्ज़ा बर्गर बना दिया। मैंने कहा था ना कल दाल रोटी बना देना, माँ बाबूजी को ये सब खाने की आदत नहीं है। अरे पर हम दोनों को तो यही सबसे ज़्यादा पसंद है ना, इन्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब तो इन्हें यहीं रहना है। कोई बात नहीं बेटा, हम भी यही खा लेते हैं। अरे अरे, ये कैसे खा रहे हैं आप दोनों? ये पिज्ज़ा है, रोटी सब्जी नहीं। इन्हें तो पिज्ज़ा तक ढंग से खाना नहीं आता कार्तिक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन्हें यहाँ मत लाओ, नहीं कर पाएंगे एडजस्ट, पर तुम्हें तो मेरी सुननी होती नहीं। हर किसी को नई जगह पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है माया, हमें भी तो लगा था ना। पर तुम इन्हें हर बार यही जता देती हो कि इन्हें कुछ भी नहीं आता। तुम दोनों हमारी वजह से मत लड़ो बेटा। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी और मैं सोच रहे थे कि हम गांव वापस चले जाते हैं। बहू ठीक ही तो कह रही है, हम यहाँ कुछ नहीं समझ पाएंगे। हाँ कार्तिक बेटा, हमें गांव की याद आ रही है। तू हमारी वापसी की टिकट करवा दे, हम चले जाएंगे वापस। ये आप कैसी बात कर रहे हैं माँ बाबूजी? धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। यहाँ मुझ पर भरोसा रखिए। अगर उन्हें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा तो जाने दो ना, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो उनके साथ? कार्तिक के लाख समझाने पर भी रमन और कावेरी नहीं माने। पर कार्तिक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके माता पिता का दिल टूट गया, जिससे वो उसके साथ रहना नहीं चाहते। उसने फैसला किया कि वो कुछ दिन उनके साथ गांव जाएगा और वक्त बिताएगा, जिससे वो उन्हें थोड़ी सी सही खुशी दे पाए। क्या गांव चलना है कुछ दिनों के लिए? अरे पर क्यों? ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी वजह से ही वो दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा माया, हम दोनों चल रहे हैं, ये फाइनल है। और अगर तुमने इस बार कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, नाराज मत हो ना। चलते कुछ दिन गांव उनके साथ, मैं कुछ नहीं कहूँगी अब। कार्तिक ने माया को अच्छे से समझा दिया कि वो दोनों कुछ दिन गांव में ही रुकेंगे, जिससे उनके माता पिता को भी अच्छा लगे। कार्तिक और माया रमन और कावेरी के साथ गांव आ जाते हैं, जहां गांव का हर एक इंसान रमन और कावेरी की बहुत इज्जत करता था। ये देखकर माया को थोड़ा अजीब लग रहा था। अरे कावेरी बहन, ये तुम्हारी बहू है ना? हाँ, ये मेरी बहू है माया। अरे पर इसके कपड़े तो देखो ज़रा,
इतना भी लिहाज नहीं कि बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आजकल की लड़कियां कुछ साल विदेश क्या रह लेती हैं, अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार भूल ही जाती हैं। देखो तो जरा, इतनी देर से आई है पर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद तक नहीं लिया इसने अभी तक। अब अरे सॉरी मौसी जी, पाए लागू। खुश रह, आगे से ध्यान रखना बहू। पैदा तो तू भारत में ही हुई है ना, विदेश में थोड़ी ना पैदा हुई है। हाँ, ये विदेश रहकर आई है ना शीला, इसीलिए इसे कछु नहीं आता। अरे अब बस भी करो, क्यों मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। गांव में इतने सालों बाद आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। गांव में आते ही माया को गांव की औरतों ने घेर लिया। जैसे रमन और कावेरी के लिए विदेश एक नई जगह थी जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, ठीक उसी तरह माया के लिए गांव भी बिल्कुल नया सा था जहां उसे कुछ नहीं पता था। पर यहाँ उसके सास ससुर उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। सुबह सुबह माया रसोई में आती है पर उसे तो पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच के अलावा और कुछ बनाना आता ही नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी पर कुछ नहीं मिला। तब वो कावेरी के पास आती है। ला बहू, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ और तुझे कुछ आसानी से बनने वाली चीज़ें भी सिखा देती हूँ। तो विदेश जाकर भी इसे बना सकती है। जी ठीक है। कावेरी ने एक एक करके माया को सब समझाया और उसे चूल्हा कैसे जलाते हैं, मसाले कैसे होते हैं, ये सब भी बताने लगी। इतने में पड़ोस की शीला वहाँ आ गई। ये लो, बहू के होते हुए तू रसोई में काम कर रही है, इसे कुछ भी नहीं आता क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, माया तो बहुत होशियार है हर काम में। ये तो मैंने ही उससे कहा कि मैं बना देती हूँ नाश्ता, आज तू भी हमारे साथ नाश्ता कर ले। हाँ, पर मुझे ना ये कढ़ाई का काम कराना था, मेरा चश्मा टूट गया है। मैंने सोचा तेरे पास आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, जब तक तू खाना बना ले तब तक माया बहू कढ़ाई का काम कर देगी, है ना माया? मुझे कढ़ाई का काम नहीं आता मौसी। क्या कढ़ाई का काम नहीं आता? तुझे पता है तेरी सास कढ़ाई की क्लास देती है। इस गांव में दूर दूर से लड़कियां इसे सीखने आती हैं। बहुत नाम है तेरी सास का इस गांव में। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से इसे कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। क्या सच में माँ जी? अरे ये कावेरी तो बस यूं ही मेरी तारीफ कर रही है, तू इस पर ध्यान मत दे। यूं ही तारीफ नहीं कर रही, इसने मेरी बेटी को कढ़ाई का काम सिखाया था। आज वो शहर में फैशन डिज़ाइनर का काम करती है, सब कावेरी की वजह से। ये सब सुनकर माया को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे तो लगता था कि उसकी सास को कुछ भी नहीं आता, वो बहुत देहाती है। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने कावेरी को बेइज्जत किया था, पर उसने फिर भी पलट के उसे कुछ नहीं कहा। जबकि कावेरी का इस गांव में बहुत ज़्यादा मान और इज्जत है, पर माया का घमंड अब भी उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। वो अब भी इन सब से इनकार कर रही थी। कैसा लग रहा है तुम्हें गांव में? तुम जानती हो, अब मुझे कनाडा के तौर तरीकों की आदत पड़ गई है। मुझे यहाँ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। तुम यहाँ मुझे जानबूझकर लाए हो ना? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर लाया क्योंकि तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि नई जगह पर आकर एडजस्ट करने में सबको दिक्कत होती है। तुम्हें भी हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गांव में ऐसा क्या है जो मुझे दिक्कत होगी? बस थोड़ा सा अलग है, और क्या। पर मैं अब भी कह रही हूँ, माँ जी और बाबूजी कनाडा में नहीं रह पाएंगे। माना उनकी गांव में बहुत इज्जत है, पर गांव और कनाडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ऐसा है तो कल से घर का पूरा काम तुम करना, खेत से सब्जियां तोड़ने भी तुम जाना, गाय को चारा खिलाना, पूजा करना, बर्तन भी साफ करना। और तुमने अगर ये सब आसानी से कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि माँ बाबूजी कनाडा में नहीं रह पाएंगे। तुम बिल्कुल सही थी। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सब कर लूँगी आसानी से। माया ने अपने घमंड में सारा काम अपने हाथ में ले लिया। कार्तिक ने अपनी माँ से कह दिया कि वो कोई भी काम ना करे और ना ही माया की मदद करे। माया ने अकड़ में हाँ तो कह दिया था, पर उससे अब सब कुछ आसानी से हो नहीं पा रहा था। अरे इतनी सुबह सुबह क्यों उठते हैं ये गांव वाले? अब सबसे पहले खेत जाना पड़ेगा सब्जी लाने, और उसके बाद गाय का दूध निकालो, फिर खाना बनाओ। बट इट्स ओके, मैं सब कर लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माया खुद को समझाती है और खेत में सब्जियां तोड़ने जाती है, जहां खेत में उसके पैर पूरे कीचड़ से भर जाते हैं।
ये क्या हो गया? मेरे सारे कपड़े पैर सब कीचड़ में भर गए। अब मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी सब्ज़ी पकी हुई है और कौन सी अभी तक नहीं पकी। अब क्या करूं? तभी पीछे से कावेरी आती है। माया देख, ऐसी सब्जियां जो पूरी तरह लाल हो गई हैं और आसानी से तोड़ सकते हैं, ऐसी सब्जियां ही खेत से लानी चाहिए। यह खाने में भी स्वाद देती है और पकाने में भी अच्छी होती है। अच्छा ऐसा होता है? हाँ, अब मैं समझ गई। कावेरी ने माया को खेत से सब्जी तोड़ना, गाय का दूध निकालना और गाय की कैसे सेवा की जाती है ये सब कुछ समझाया, जबकि कार्तिक ने अपनी माँ को माया की मदद करने से मना किया था। पर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? आपको तो कार्तिक ने मना किया है ना मेरी मदद करने से। फिर? क्योंकि मैं जानती हूँ कि नई जगह पर आकर कैसा लगता है। जब आपको उस जगह के बारे में कुछ भी पता ना हो और कोई आपकी मदद भी ना करे उसे समझने में, तो आप कितना बुरा महसूस करते हैं, इस बात का एहसास है मुझे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू भी इन सब से गुजरे। तू कार्तिक से मत कहना कि मैंने तेरी मदद की, तू कह देना कि तूने ये सब अपने आप किया है। चल अब घर चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। जी। देख माया, इसे ना सिलबट्टा कहते हैं। जैसे तेरे घर पे वो मिक्सचर था ना, ठीक वैसे ही यहाँ चटनी पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुझे इमली की चटनी बहुत पसंद है ना? मैं दिखाती हूँ इसे कैसे पीसते हैं। हाँ, ज़रा चख के बता कैसी बनी है। ये तो बहुत टेस्टी है सच में। वहाँ कनाडा में रहकर तो मैं जैसे हिंदुस्तानी खाना भूल ही गई थी, और सच कहूँ तो मुझे बनाना भी नहीं आता। पर आपसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब वहाँ जाकर सब कुछ बनाऊंगी। ठीक है, ले अब तो कर, मैं जाती हूँ क्योंकि सामने से कार्तिक आ रहा है। कावेरी रसोई से चली जाती है। कार्तिक रसोई में आता है और देखता है कि माया सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। अरे वाह, तुम्हें आ गया सिलबट्टे पर चटनी पीसना? हाँ, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ कर लूँगी। देखो मैंने सब कुछ संभाल लिया। अब तो तुम्हें मुझसे हार माननी ही पड़ेगी। ठीक है, 2 दिन बाद हम यहाँ से जा रहे हैं और कल गांव वालों ने बाबूजी के लिए एक सम्मान समारोह रखा है, तो कल तुम तैयार रहना, हम सबको वहाँ चलना है। ठीक है। दूसरे दिन माया, कार्तिक, कावेरी और रमन समारोह में पहुँचते हैं, जहाँ स्टेज पर एक नौजवान खड़ा था और उसने रमन के बारे में बोलना शुरू किया। आज ये सम्मान हम रमन जी को दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस गांव के लिए, इस गांव के नौजवान पीढ़ी के लिए वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने इस गांव में कंप्यूटर्स लाए और सब कुछ सिखाए भी, जिसकी वजह से हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली, मौके मिले। नहीं तो हम कभी गांव के बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते। रमन जी गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर सीखा और हम सबको भी सिखाया। सब लोग उनके लिए ज़ोर से तालियां बजाइए। बाबूजी को कंप्यूटर चलाना आता है? हाँ, वो इस गांव में सबसे पहले कंप्यूटर ले आए और सबको सिखाया भी। ये सुनकर माया को याद आया कि उसने बाबूजी को ये कह दिया था कि आपको टीवी नहीं चलाने आएगी। वो किस्सा याद करके माया की आंखें शर्म से झुक गई। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी और ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि जिनकी उसने इतनी बेइज्जती की विदेश में रहन सहन के कारण, उनका इस गांव में इतना नाम और इज्जत है। वो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, पर फिर भी उसने घर आकर भी अपने सास ससुर से कुछ नहीं कहा। और दूसरे दिन जब वो सामान लेकर निकल रहे थे तब, अच्छा बहू, तुम अपना ध्यान रखना, वहाँ अच्छे से खाना पीना और फ़ोन करते रहना दोनों। नहीं माँ जी, फ़ोन नहीं करेंगे हम आपको। ये क्या बोल रही हो तुम माया? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे जब हम चारों साथ रहने वाले हैं तो फ़ोन क्यों करें? क्या? हाँ, मैंने आपका और बाबूजी का सामान भी बांध लिया है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। पर हम दोनों तो वहाँ कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे बहू। हाँ, जैसे मैं यहाँ नहीं समझ पा रही थी, पर आपने मुझे सब कुछ समझाया, मुझे सपोर्ट किया। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि सबको सब कुछ नहीं आता, पर अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब हम सब एक साथ रहेंगे। आपने मुझे सिलबट्टे पे काम करना सिखाया ना, मैं आपको मिक्सर चलाना सिखा दूँगी।
आपने मुझे खाना बनाना सिखाया ना, मैं आपको बर्गर बनाना सिखा दूंगी। माँ बापूजी प्लीज़ चलिए ना हमारे साथ, हम सब एक साथ अच्छे से रहेंगे। हाँ, 1 मिनट, मैं अपना गोगल तो ले लूँ, कन्नड़ा में पहनूंगा। सुबह के 7 बजे नैना अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। मेरे सर पर हिलाकर रख दो मिक्सर, सुबह सुबह पता नहीं कौन सी भूख लग जाती है तुम लोगों को। तभी बाथरूम से विक्रम बाहर आता है। उठ गई आप? क्या उठ गई आप? उठा दी गई हूँ। हद होती है किसी चीज़ की। इतने सुबह सुबह पेट में कौन सी आग लग जाती है इन लोगों को, मुझे पता नहीं। रात को देखा तो मिक्सर चालू, दोपहर को देखो तो मिक्सर चालू। दोपहर की नींद भी पूरी नहीं हुई थी कल मेरी, और सुबह की भी खराब हो गई। अब पूरा दिन मेरा सर दुखता रहेगा। अभी जाकर दिमाग ठिकाने लगाकर आती हूँ इस ज्योति के। तम तमाई हुई नैना रसोई में जैसे ही जाती है, ज्योति मुस्कुराते हुए कहती है, इसके पहले कि आप आपके मुंह के द्वार से अपशब्द कहकर मेरा मूड खराब करते, मैं बता दूं ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ जी ने कहा चटनी और ब्रेड ला कर दे दो। अब आप कहेंगी कि ब्रेड और सॉस क्यों नहीं, क्योंकि आम सॉस में प्याज लहसुन होते हैं और हमारे घर में कोई प्याज लहसुन का सॉस खाता नहीं भाभी, और घर का बनाया हुआ सॉस खत्म हो चुका था तो मिक्सर चलानी पड़ी। वैसे मैं चाहती तो आपके कमरे में आकर आपको जगा कर आपसे चटनी बनवा सकती थी, पर मैंने सोचा आपकी नींद खराब करने से अच्छा है कि मैं ये काम कर लूँ। आखिर आप मेरी चिठानी जो है। हाँ हाँ ले ले फिरकी मेरी, ले ले। काहे की जेठानी, मिक्सर चलाकर नींद तो खराब कर दी ना तूने मेरी। ज्योति सभी का नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। तेरा पापा जी का खाना कमरे में ही ले आ ज्योति, उनसे बाहर नहीं आया जाएगा। ठीक है मम्मी जी। ज्योति के हाथ के आलू के पराठे का कंपैरिजन किसी और डिश से किया ही नहीं जा सकता। नहीं भैया, खाकर मजे आ जाते हैं। वो तो है नितिन, तुम ना मेरे टिफ़िन के लिए कुछ और बनाकर पैक मत करना नैना, मैं तो आलू के पराठे ही लेकर जाने वाला हूँ, वो भी ज्योति के हाथ के बने। हाँ तो वैसे भी आज तुम्हारा टिफ़िन ज्योति को ही पैक करना होगा, क्योंकि मेरा तो सर फट रहा है, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। कल पूरी दोपहर तो सोई हुई थी बहू तू, अब फिर तुझे नींद आ रही है। 24 घंटे में से 16 घंटे तो तू सोई पड़ी रहती है। नाश्ते के वक्त भी तेरी आंख नहीं खुली। वो तो अच्छा है घर में दूसरी बहू भी है, वरना तेरे ससुर जी तो भूखे ही रह जाते। तो इसमें गलती मेरी नहीं, आपकी छोटी बहू की है मम्मी जी। सुबह शाम उसे मिक्सर ग्राइंडर क्यों चलाना होता है? भाई चटनी पीसनी है तो सिलबट्टे पर पीस लो। कल दोपहर को बने थे डोसे, क्योंकि जेठ जी को डोसे खाने का मन था। डोसा बनाने के लिए दाल और चावल को भिगोने के बाद पीसना पड़ता है ना मम्मी जी। अब क्या सिलबट्टे पर दाल चावल भी पीस दूँ मैं? अब अगर इतना आसान है ये काम तो कह दीजिए जेठानी जी से, वही पीस लिया करेंगी। देख रही है मम्मी जी, अपनी जेठानी से किस तरह बहस करती है ये लड़की। खाने के टेबल पर तुम दोनों बहस क्यों करने लगती हो, मुझे समझ में नहीं आता। खाना है तो चुपचाप बैठकर खाओ, जिसे कलेश करना है वो अपने कमरे में जाकर करो। अपने खाने की प्लेट उठाकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। इतनी चिढ़न बच रही है क्या बताऊं। नींद कोई खराब कर देना बाबा, कसम से पूरा दिन खराब हो जाता है। न नहाने का मन कर रहा है न कपड़े बदलने का। आज तो मैं इस लड़की के दिन का सत्यानाश करके ही रहूंगी। यहाँ नैना अपने कमरे में कुड़ रही थी तो वहाँ ज्योति नाचते गाते दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। कल दोपहर की बनी हुई सब्जी तो बची हुई है, बाकी दाल चावल बना देती हूँ, फिर मैं पूरे दिन के लिए फ्री आराम से करूँगी पार्टी शार्टी। इतने दिन बाद तो इनविटेशन कार्ड आया है। पूरी रात रुक जाऊँगी अंकिता, तू भी क्या याद करेगी, किस दोस्त से पाला पड़ा है तेरा। दोपहर के खाने की तैयारी करने के बाद ज्योति अपने कमरे में जाकर रात की पार्टी के लिए तैयार होना शुरू कर देती है। अब अगर तुम मेरी नींद खराब कर सकती हो तो मैं तुम्हारी पार्टी कैसे होने दूंगी ज्योति। जिस तरह नैना के कमरे के पास थी रसोई, उसी तरह ज्योति के कमरे के पास था घर का एकमात्र बाथरूम। नैना अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर मोहल्ले से कुत्ते की पॉटी उठाकर ले आती है और बाथरूम के अंदर रख के दरवाज़ा बंद कर लेती है। तौबा तौबा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अब कौन घुस गया बाथरूम में? पूरा दिन इस घर में बाथरूम चालू ही रहता है। क्या खाते हो यार तुम लोग, इतनी गंदी बदबू, मुझे उल्टी हो जाएगी भाई। ज्योति बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देती है। मैं हूँ अंदर, क्या हो गया? अरे फ्लैश तो ढंग से कीजिए भाभी, इतनी स्मेल आ रही है मेरे कमरे में, सर में दर्द हो गया मुझे। ज्योति के सर में इतना दर्द हो जाता है कि वो पार्टी में जा ही नहीं पाती। अब इसके बाद तो कलेश होना ही था। रात को मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं मम्मी जी कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। किस कमरे के बाजू में घर का कॉमन बाथरूम होता है? इतनी स्मेल आती है कि लगता ही नहीं कि मैं अपने कमरे में सो रही हूँ। लगता है म्यूनिसिपालिटी के शौचालय में बिठा दिया गया है मुझे। सही में मम्मी जी, ऐसा कंस्ट्रक्शन किसके घर का होता है?
कमरे से लगा हुआ किचन कि किसी से अगर एक ग्लास भी छूट जाए तो कमरे में सोए हुए आदमी की नींद टूट जाए। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? आज का घर है क्या? पुरखों का बनाया हुआ है। हमारी हैसियत नहीं थी ठीक करवाने की तो हम ऐसे ही रह रहे थे। तुम लोगों की हैसियत है तो बनवा लो घर। और इस रोज रोज की कलेश का निष्कर्ष ये निकलता है कि घर की होगी रेनोवेशन। मेरे कमरे में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसी कमरे में ठीक हूँ। तुम लोग अपने कमरे, किचन और बाथरूम देख लो। वो तो ठीक है पापा, अगर पूरा घर रिनोवेट करना होगा तो हमें कहीं और शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा ना। पर कहीं शिफ्ट होंगे तो वहाँ किराया लगेगा, यहाँ रेनोवेशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे सो अलग। ऊपर से ऑफिस छोड़कर कितनी बार हम देखने जाएंगे कि मजदूर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये आइडिया ठीक नहीं है। और कहीं ये रिनोवेशन की प्लानिंग यहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए ज्योति देती है एक उपाय। तो क्यों जाना है कहीं और? हमारे घर की बालकनी इतनी बड़ी है, हो जाते वहीं शिफ्ट। घर का चूल्हा, 2 बिस्तर, कुछ ज़रूरी सामान और चद्दर तकिया लेकर दोनों देवरानी जिठानी अपने पतियों के साथ बालकनी में शिफ्ट हो जाती है और अगली सुबह से हो जाता है ससुराल का कंस्ट्रक्शन शुरू। तुम दोनों को ही मजदूरों के ऊपर नज़र रखनी होगी। अरे बेफिक्र रहो आप, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना काम करें, हम अपना कर लेंगे। और जैसे ही दोनों भाई ऑफिस के लिए निकलते हैं, नैना कहती है, ये दोनों तो गए, अब ना मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। तू नाश्ता बनाकर पापा जी और मम्मी जी को खिला देना। नाश्ता तो मैं बना रही हूँ, पर याद रहे दोपहर का खाना आप बनाएंगी। हाँ हाँ ठीक है। ज्योति नाश्ता बनाना शुरू करती है। छोटी सी बालकनी, वहीं कोई सो रहा है और वहीं चालू हो जाए मिक्सर ग्राइंडर, तो कैसे नींद आएगी? सत्यानाश, यहाँ भी तूने मिक्सर चालू कर दिया ज्योति। बालकनी में मिक्सर ग्राइंडर मैं तो लेकर नहीं आई हूँ भाभी, ये पड़ोस के घर से आवाज़ आ रही है, जनरेटर की। सोइए आप। नैना की आंख लगती है कि दरवाज़ा खोलकर उसका ससुर बालकनी में आ जाता है। सभी के छत से हमारी बालकनी दिखती है। ये कौन सा तरीका होता है सोने का? नींद में पता नहीं चला पापा जी। तो होश में आ जाओ या चद्दर लेकर सो। या 8-8, 9-9 बजे तक सोना कोई सोना होता है क्या? और पड़ जाती है नैना को डांट। कुछ देर बाद आती है बालकनी में सुषमा। खाना लगा दे बहू। और ये तेरे पापा जी क्या कह रहे थे, ये कौन सा तरीका होता है बालकनी में सोने का? कपड़े कहीं जा रहे हैं, तेरे हाथ पैर कहीं, आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वही ना मम्मी जी, पर भाभी को समझाए कौन? आप नाश्ता तो लगाइए भाभी। दोपहर को चादर लेकर ज्योति बिस्तर पर मुंह ढककर सो जाती है। नैना खाना बनाने के बाद कपड़े धोने लगती है। मुंह ढक रखा है फिर भी इतनी तीखी धूप आ रही है कि नींद ही पूरी ना हो इंसान की। रात को वैसे नींद पूरी नहीं होती, दोपहर में ऐसे लेटी रहूँगी तो सर में और दर्द हो जाएगा। ज्योति बिस्तर से उठकर जैसे पैर नीचे रखती है, ज़मीन पर पड़े सर्फ के पानी पर उसका पैर पड़ जाता है और वो धड़ाम से वहीं गिर जाती है। अब जब नींद नहीं खुल रही थी तो बिस्तर से उतरने किसने बोला था तुझे? अच्छा हुआ दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ाया तूने, वरना तू तो बालकनी से ही नीचे उतर जाती। ये सब बाद में कहिएगा भाभी, पहले मुझे हाथ तो दीजिए। आपके कारण गिरी हूँ मैं। कमरे में सर्फ का पानी कौन डालता है? लगता है तू भूल गई है, अब हमारा कमरा ही बालकनी है और बाथरूम भी, तो कपड़े तो धोने पड़ेंगे ना। तू अगर होश में उठती तो तुझे दिखता कि मैं कपड़े धो रही हूँ और सर्फ का पानी फर्श पर है। इसी तरह जैसे तैसे दिन निकल रहे थे। अब एक छोटी सी जगह पर कोई कितने ही दिन रहे। अब प्रॉब्लम तो ज्योति को भी हो रही थी और नैना को भी। पता नहीं ये रिनोवेशन का काम शुरू करके अच्छा किया है या बुरा। अब 24 घंटे भाभी के साथ ही बालकनी में बैठा रहना पड़ता है। ना अपने मायके में फ़ोन कर सकती हूँ, ना रो सकती हूँ। जिंदगी हराम हो गई है इस ज्योति के चक्कर में। प्राइवेसी की तो जैसे बैंड बजी है। तुम दोनों खुद में क्या खोई हुई हो? 10 बज रहे हैं, खाना नहीं लगाना क्या? क्या सही लग रहा है ना भैया? चांदनी रात, बालकनी और हम चारों कैंडल लाइट डिनर ले रहे हैं। ऐसा कैंडल लाइट? ना भाई ना कैंडल है ना लाइट, यहाँ तो बस मच्छर है मच्छर। इतने मच्छरों में कोई सोए तो सोए कैसे? अरे तो मच्छरदानी है ना। वही ना, सिर्फ एक मच्छरदानी है। अब आप दोनों सोते हैं फर्श पर, ऐसे में हम आपकी मच्छरदानी भी छीन लेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। चारों मिलकर डिनर करते हैं और उसके बाद दिन भर के थके हारे विक्रम और नितिन तो आराम से ज़मीन पकड़कर सो जाते हैं। पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है देवरानी जिठानी में। मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी क्या ज्योति? जरा खसक तो। एक तो दिन भर बैठ कर तेरा कमर इतना चौड़ा हो गया है कि जगह ही नहीं हो रही। जिठानी कहकर जितना चुप रहती हूँ आप उतना ही खराब बोलने लग गई हैं भाभी। मेरी कमर चौड़ी हुई है, ये आपकी, ये तो अंधा भी बता देगा। 80 किलो वजन आपका है, मेरा नहीं।
बहुत बोल रही है ना, 80 किलो, तो 80 किलो की ताकत भी दिखा देती हूँ तुझे। और नैना ठुमका मारकर ज्योति को नीचे गिरा देती है। अरे क्या है नैना, इस वक्त भी रोमांस सूझ रहा है तुम्हें? दिख नहीं रहा है बगल में भैया सोए हैं, ऊपर भाभी है। तुम पागल हो क्या नितिन? 4 दिन से नींद पूरी नहीं हुई मेरी, फिसल कर गिर गई थी मैं। कमर में अलग ही दर्द है, ऐसे में रोमांस की क्यों सोचूंगी मैं? वो तो भाभी ने धक्का दे दिया तो बिस्तर से नीचे आ गई। शुक्र है कि इस साइड तुम सोए हुए हो, जेठ जी होते तो बवासीर फैल जाती। दोनों देवरानी जेठानी पूरी रात लड़ती रहती, जिसके कारण नितिन और विक्रम की भी नींद पूरी नहीं हो पाती। अगली सुबह तुम दोनों के कलेश के कारण घर का रिनोवेशन शुरू करवाया और बालकनी में शिफ्ट हुए, और अब तुम दोनों बालकनी में आकर भी लड़ने लग गई। मैं लड़ रही हूँ या ये लड़ रही है? तुमने तो बोल दिया कि मैं लड़ती रहती हूँ। कभी मेरी जगह रहकर देखा है? ये जरा सी जगह में खाना बनाना, खाना, कपड़े धोना, सोना। तुम तो पूरा दिन आराम से ऑफिस में बिताते हो, बस सोने के लिए घर आते हो। खाना बना बनाया मिल जाता है, धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, ऑफिस में दोस्तों से मुलाकात हो ही जाती है, शाम की वॉक ले लेते हो, तो तुम्हें क्यों ही दिक्कत होगी? मेरी जगह रहकर देखो ना, तब समझ में आएगा। तुम तो आराम से ऑफिस में कमर सीधी भी कर लोगे, इतनी सी जगह में हम कहाँ से कमर सीधी कर ले? वही ना जेठ जी, नींद ही पूरी नहीं होती हमारी, तो लड़ेंगे ही ना। सुबह का सारा काम निपटाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपना फोन चला रही थी कि तभी पड़ोसन विमला ज्योति से कहती है, हाय रे ज्योति, तू तो पूरी काली पड़ गई है रे। क्या चमक थी पहले तेरे चेहरे पर, पूरे मोहल्ले में तुझ जैसे सुंदर कोई थी नहीं, और आज देख पूरा रंग ही दब पड़ा है तेरा। हाँ विमला, तुझे ज्योति का काला रंग दिख रहा है, पर नैना के चेहरे के फोड़े नहीं दिख रहे। कैसे मच्छरों ने खा खाकर सुझा दिया है लड़की के चेहरे को। है ना पुष्पा आंटी, बताइए, आपको इतनी दूर से मेरे चेहरे की सुजन दिख गई और इन्हें मेरे साथ रहते हुए भी नहीं दिख रहा। रंग दब पड़ गया ना विमला आंटी मेरा, बताइए तो। दिन भर ऐसी तीखी धूप में रहूंगी तो यही होगा ना, ऊपर से रात में जलती ठंडी हवा, तो कान नाक भी बंद हो जाते हैं, जिस कारण मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। रंग तो काला पड़ ही रहा है, ऊपर से शरीर भी झड़ रहा है, और ये सब कुछ ना बस नैना भाभी के कारण। अरे आप थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ कर लेती, पर नहीं, आपको तो दिन भर सोना ही होता है। रसोई से ये आवाज़ आ गई, वो आवाज़ आ गई। तो अपनी जेठानी से बदतमीजी कैसे कर सकती है ज्योति? जैसे आप अपनी देवरानी से कर लेती हैं, तो कर दे चढ़ाई, में तेरे साथ हूँ ज्योति। और नैना और ज्योति की हितैषी बनने में विमला और पुष्पा आपस में ही लड़ लेती हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है और इत्तेफाक से नैना की बचपन की सहेली का कॉल आ जाता है। हे भगवान, प्रिया ने कॉल कर दिया, 5 मिनट में आ रही है वो। अब मैं उसे कहाँ बिठाऊंगी? तो मना कर देना चाहिए था ना भाभी, मैंने तो पहले ही अपने मायके वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दिया था कि मेरे घर पर रेनोवेशन का काम हो रहा है भाई, तो मेरे घर पर मत आना। अब आएगी तो बिठाना बालकनी में, मैं तो चली सोने। और 5 मिनट के अंदर आ जाती है प्रिया। अब ऐसे में नैना उसे बिठाती तो कहाँ? अरे ज्योति उठ जाना, प्रिया आ रही है। यहाँ बालकनी में उसे बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं है, तो बिस्तर पर ही बिठाना होगा ना। ये मेरे सोने का वक्त है भाभी, तो बिस्तर से मैं नहीं हटने वाली। अगर आपको अपनी सहेली को बिठाना है तो फर्श पर बिठा लीजिए, सर्फ के पानी में। प्रिया बालकनी में आ जाती है, पर ज्योति टस से मस नहीं होती, बिस्तर पर लेटी ही रहती है। नैना को भी गुस्सा आ जाता है, वो अपनी देवरानी के पैर पकड़कर खींच देती है और उसे बिस्तर से नीचे गिरा देती है। आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए भाभी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी जेठानी है और ये आपकी सहेली। मैंने गलती कर दी नैना, मैं वापस जाती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, आज तो तू इसी बिस्तर पर बैठेगी। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर इस तरह कलेश करने लगती है कि सुषमा और महेश को भी बालकनी में आना पड़ता है। अब लड़ाई बालकनी में हो रही थी तो आस पड़ोस वालों को तो दिखनी ही थी। सुषमा के पड़ोसी ही विक्रम और नितिन को कॉल करके इस गहमा गहमी के बारे में बता देते हैं और दोनों को भागते हुए अपने घर पहुंचना पड़ता है। उड़वा दी इज्जत, मिल गई तुम दोनों को शांति। पूरा मोहल्ला यही बात कर रहा है कि किस तरह दोनों देवरानी जेठानी जानवरों की तरह लड़ रही थी। ये नींद नहीं हो गई, बिस्तर नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। मैं छोटी क्या हूँ, अब सब मिलकर मुझे ही दबाने लगते हैं, और दबाएंगे क्यों नहीं, मेरा पति मेरे साइड जो नहीं लेता। क्या साइड लो, तुम्हें बताओ ज्योति, जमीन पर तो सोता हूँ। हमसे तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, अब आप ही कुछ करो मम्मी। बिस्तर की लड़ाई है ना, तो फिर ठीक है, तुम दोनों में से कोई अब से मेरे कमरे में सोओगी और दूसरी बालकनी के बिस्तर पर। दोनों की नींद भी बराबर पूरी होगी और तुम दोनों चिड़चिड़ी भी नहीं रहोगी। बाकी कुछ दिनों में घर वापस बन ही जाएगा, फिर अपने अपने कमरों में शिफ्ट हो जाना। आप अपनी बहुओं को शायद जानती नहीं सुषमा जी। अब ये दोनों इस बात पर लड़ेंगे कि आपके कमरे में कौन सोएगा और बालकनी में कौन। अरे रुकिए तो महेश जी, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं 2 चिट बनाऊंगी, एक में नैना का नाम होगा, एक में ज्योति का, और चिट उठाएंगे आप। जिसके नाम का चिट बाहर आएगा वो मेरे साथ मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी।
और नाम आता है ज्योति का। ज्योति अपनी सास के कमरे में शिफ्ट हो जाती है और नैना रह जाती है बालकनी में। इसी तरह 3 महीने पूरे हो जाते हैं। ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। आज फाइनली नैना को अपनी बालकनी के ससुराल से छुटकारा मिल जाता है और ज्योति को अपनी सास के कमरे से, और दोनों अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।